वेलकम बैक। इप्सास 9 रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। तो आज इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं कि जो आपका रेवेन्यू होता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के थ्रू, उसको आपने कैसे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर उसको कैसे आपने इंटर करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे मैनेज करना है। इप्सास 9 जो है बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर के IAS 18 की बेस पे है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 18। अगर आप अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 से फेमिलर हैं तो देन इप्सास 9 भी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि सेम ही चीज़ है। जैसे इसमें टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह और एग्जांपल का जो है वो फ़र्क आया होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ जो बेसिकली होती हैं वो रेवेन्यू भी वसूल करती हैं, अर्न करती हैं इन और उसको वो हैंडल करती हैं इन पेमेंट्स ऑफ गुड्स और सर्विस अंडर नॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट सिमिलर टू दोज अंडरटेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, तो पब्लिक सेक्टर भी बाज़ जगहों पर इसी तरह बिजनेस को अपने को रन कर रहे होते हैं और उनके पास रेवेन्यू आ रहा होता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अब एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं ये हमने पहले भी देखा था, इसको एक दफ़ा हम दोबारा देख लेंगे कि एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स बेसिकली होता है क्या आपका। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स जो इप्सास इसकी डेफिनेशन दे रहा है, ये वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें एंटिटी रिसीव करती है एसेट्स को और सर्विसेज को, या उसके पास कोई लाइबिलिटीज़ होती हैं जिसको उसने करना होता है, पे करना होता है। वो बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वैल्यू होती है ऑपोजिट पे टू अनदर एंटिटी इन एक्सचेंज। मतलब जिससे आप रेवेन्यू ले वसूल कर रहे हैं, उसके बदले में आप उसको उतनी ही वर्थ की कोई ना कोई चीज़ दे रहे होते हैं, या आप पे कोई लाइबिलिटीज़ अगर बन रही है तो सेम इतना ही दूसरी एंटिटीज़ की तरफ आपका जा भी रहा होता है। तो बोथ साइड जब इक्वल्स होती है, इनको अगर नॉर्मल एग्जांपल हम लें, आम जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और कोई चीज़ उसको पैसे दे के कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो जितनी चीज़ की वो कीमत होती है उसके अगेंस्ट उतने आप उसको मनी पे करते हैं। तो बोथ जो ट्रांजेक्शन बोथ थिंग्स होती हैं जो आप शॉपकीपर को दे रहे हैं और उससे जो ले रहे हैं वो इन इक्वल होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती हैं इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ मनी में। तो जब बोथ साइड इक्वल हों तो आप उसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है, गवर्नमेंट ने अपनी को लैंड सेल की है, तो लैंड दे दी आपने किसी प्राइवेट बंदे को, किसी कंपनी को, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो जो रेवेन्यू बोथ साइड जब इक्वल होंगे तो उसको हम कहेंगे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। जबकि नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है, जो हमने पहले भी देखा था कि नॉन ट्रांजेक्शन्स में बोथ साइड जो है वो इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को एक डोनेशंस मिल रही है, ठीक है, आप डोनेशंस के बदले में गवर्नमेंट कुछ नहीं पे कर रही, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई फॉरेन कंट्री ने आपको कोई मशीन डोनेट कर दी आपके किसी हॉस्पिटल को, ठीक है, तो वो आप उसके अगेंस्ट कुछ पे नहीं कर रहे। तो जो डोनेशंस होती है वो बेसिकली नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होती है, बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। तो अब हम जो इप्सास 9 को कवर करने जा रहे हैं, ये बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे, जो कि प्राइवेट सेक्टर के IAS 18 की बेस पर ही होगा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि रेवेन्यू होता क्या है। तो हम पहले भी इसको हम जब स्टडी कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। द ग्रॉस फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट का ग्रॉस इनफ्लो जो आ रहा होता है, और या कुछ सर्विस पोटेंशियल्स होता है ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, कि आपके पास कुछ सर्विस पोटेंशियल्स की चीज़ जो है वो आपके पास आ रही होती है, जिससे आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो एक साल के अंदर अंदर। जो उस एक पीरियड जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसके अंदर वो आपके पास चीज़ आ रही है। व्हेन दोज इनफ्लो रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नेट एसेट इक्विटी, आपके नेट एसेट्स इक्विटी में इंक्रीज हो रहा हो, और इसमें उस इंक्रीज को आपने शामिल नहीं करना कि जो ऑनर कंट्रीब्यूशंस होती है, जो कि ऑनर खुद कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो तो कैपिटल होता है, उसको आपने शामिल नहीं करना। उसके अलावा जो आपके नेट एसेट में इंक्रीज हो रहा होता है, क्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट या सर्विस पोटेंशियल्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू। और रेवेन्यू को हम अक्सर जो है वो डिफरेंट नेम से पुकारते हैं अपने जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इंटर कर रहे होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की, तो सेल्स के बदले में आपको कैश आ रही होती है, या लॉन्ग टर्म या आप लाइबिलिटी बन रही होती है दूसरे की, जो उसने आपने आपके लिए रिसीवेबल बन रहा होता है। तो सेल्स बेसिकली आपका रेवेन्यू होता है। इसी तरह फीस, गवर्नमेंट जो डिफरेंट फीस चार्ज करती है, ठीक है, वो भी इनका रेवेन्यू होता है। सेम इसी तरह डिविडेंड, जो गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज़ में गवर्नमेंट के शेयर्स भी होते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट को डिविडेंड भी मिलता है। इसी तरह रॉयल्टीज़, जो आपको रॉयल्टीज़ आ रही होती हैं गवर्नमेंट के पास, तो ये सारा क्या होता है, आपका रेवेन्यू होता है। इप्सास इप्सास 9 जो है रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ये हमें बेसिकली 3 पॉइंट्स को लेके चलेगा। इन 3 की फर्दर आगे हमें डिटेल में थोड़ी सी डिस्कशंस करवाएगा और इसको हम देखेंगे, जिसमें नंबर 1 पे होगा द सेल्स ऑफ गुड्स, और नंबर 2 पे होगा रेंडरिंग ऑफ सर्विस, और नंबर 3 पे इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़ एंड डिविडेंड्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम सेल ऑफ गुड्स को देख लेते हैं। सेल ऑफ गुड में इंक्लूड, इसमें इंक्लूड्स क्या होंगे, गुड प्रोड्यूस बाय द एंटिटी,
फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल सच एज पब्लिकेशन। जैसे गवर्नमेंट कुछ पब्लिकेशंस इश्यूज़ करती है और वो बेसिकली उसका पर्पज़ ये होता है कि उसको गवर्नमेंट ने सेल करना होता है, ये हो गया। इसके अलावा गुड परचेज करती है गवर्नमेंट फॉर रीसेल पर्पज़ के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग मर्केंटाइज और लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रीसेल्स। गवर्नमेंट ने अगर कोई लैंड परचेज किया फॉर द रीसेल पर्पज़ के लिए, या कोई इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई है गवर्नमेंट की, वो रीसेल पर्पज़ के लिए पड़ी हुई है। पहले फॉर एग्जांपल उसके पास पड़ी थी, वो लॉन्ग टर्म एसेट था, लेकिन जब उसने सेल करने के लिए किया तो अब वो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रीसेल पर्पज़ के लिए पड़ी हुई है। तो वो जो होगी बेसिकली इससे, इन दोनों चीज़ों से जो भी पब्लिकेशन से या जो लैंड प्रॉपर्टी से गवर्नमेंट के पास कैश आएगा, ये इसका बेसिकली रेवेन्यू होगा और इसको हम हैंडल करेंगे IPSAS 9 रेवेन्यू फ्रॉम नॉन एक्सचेंज की मदद से, कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे इंटर करना है। इसी तरह नंबर 2 देखते हैं द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट चूँकि डिफरेंट परफॉर्म टॉस कर रही होती है, एक्शन परफॉर्म कर रही होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, तो वो जो होता है बेसिकली सर्विस एक टाइम पीरियड के लिए परफॉर्म करना, जैसे हाउसिंग, जैसे एग्जांपल दी हाउसिंग की और वाटर की और वाटर फैसिलिटीज़ एंड टोल रोड्स के जो टैक्सेस वगैरह इकट्ठे करती है गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो हाउसिंग, फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जैसे बनाई, उसके बाद एक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट ने वो भी एक इदारा बनाया था, लेकिन अब उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। खैर पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी आपको जो है वो एक हाउसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर द एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये इससे जो भी आप गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा, जो कैश आएगी, वो बेसिकली गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा और उसको हम हैंडल करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम नॉन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन IPSAS 9 के मुताबिक। अगर इसको प्राइवेट एंगल से देखें तो IES हमने ऊपर देखा था, IES कौन सा है ये, इसका है ये IS 18 के मुताबिक। अगर हम प्राइवेट एंगल में इसको देखते हैं प्राइवेट, तो IS 18 के मुताबिक, और अगर गवर्नमेंट के एंगल से देखते हैं तो इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एंगल से देखते हैं तो ये IPSAS 9 बनता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास द यूज़ ऑफ एंटिटी एसेट्स बाय कुछ अदर्स भी आपको एसेट्स दे रहे होते हैं, जैसे तो वो रेवेन्यू होता है आपका, जैसे रॉयल्टीज़ आपके पास आ रही है, इंटरेस्ट हो रहा है, डिविडेंड्स आ रहा है, तो ठीक है, ये जो सारी होती हैं, जैसे कॉपीराइट्स की पेमेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे होते हैं, इन सारे पैसों को जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की मदद से इसको देखेगा, ठीक है। इसमें फिर इसने ये डिफरेंट दिए में कि कौन कौन सी आपने IPSAS 9 जो है वो जिनको डील नहीं करता, ये डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं। इसको हम फिर आगे कभी डिटेल डिस्कशंस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पे जो देखना है कि हमने IPSAS 9 में जो कवर करना है वो हमने देखना है सेल ऑफ गुड, रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी से, और तीसरी चीज़ हमने रॉयल्टी डिविडेंड का एक देखा था। इन तीनों को हमने रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन देखना है। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की रिकग्नाइजेशंस कैसे करने हैं, कि किसी भी रेवेन्यू को हम कब रिकग्नाइज करेंगे। तो रेवेन्यू को हम रिकग्नाइज तब करेंगे जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो, कि इस रेवेन्यू की वजह से हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, या सर्विस पोटेंशियल जो है वो विल फ्लो टू द एंटिटी, इसकी वजह से हम सर्विस पोटेंशियल एंटिटी की परफॉर्म कर सकेंगे। एंड दोज बेनिफिट्स कैन बी मेजर रिलायबली, और जो भी हमें इस रेवेन्यू की वजह से जो भी बेनिफिट होने लगा है उसको हम एक अमाउंट की फॉर्म में मेजर कर सकते हों। मतलब ऐसा रेवेन्यू जो कि हमें ये चांस हो जिससे कि फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, या इसकी वजह से हमें सर्विस पोटेंशियल्स के काबिल हो सकते हैं, और उस जो भी अमाउंट होगी इकोनॉमिक बेनिफिट की या सर्विस पोटेंशियल्स की, उसको हम एक फिगर में फाइंड कर सकते हों, तो ये हमारा रेवेन्यू भी आएगा। अच्छा, रेवेन्यू के अंदर हम ग्रॉस इनफ्लो को शामिल करेंगे, ठीक है, ग्रॉस इनफ्लोज को, नेट को नहीं शामिल करते, ग्रॉस इनफ्लोज को शामिल करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट के हों या सर्विस पोटेंशियल्स के हों, ठीक है। अच्छा, और सिर्फ बाय द एंटिटी ऑन इट्स ओन अकाउंट, जो उसके अपने अकाउंट से रिलेटेड होगा उसको हैंडल करेगा। अब फॉर एग्जांपल बाद दफ़ा आप क्या होती हैं, अमाउंट कलेक्ट करते हैं किसी और के बिहाफ पर, जैसे बैंक से आपके बिजली के बिल इकट्ठे करती है, इलेक्ट्रिसिटी के या वाटर्स के, या इसी तरह पोस्ट ऑफिस भी आपके इकट्ठा करता है। तो जो पोस्ट ऑफिस पैसे इकट्ठे कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बिल के, बेसिकली वो रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नहीं है, किसके लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, क्योंकि वो तो एज अ एजेंट परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी। तो ये उसने एग्जांपल दिया है, कलेक्शंस ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स बाय द पोस्ट ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटीज़ प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। फॉर एग्जांपल वापडा के इलेक्ट्रिसिटी के बिल पोस्ट ऑफिस ने कलेक्ट किए, तो ये रेवेन्यू नहीं है किसके लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए रेवेन्यू नहीं है, बल्कि ये शिफ्ट करेगा बाद में किसको, वापडा को, तो वापडा के लिए रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट पोस्ट ऑफिस के लिए नहीं होंगे। पोस्ट ऑफिस की हालांकि ये पैसा आया होगा उनके पास, लेकिन इसको वो एक्सक्लूड कर देगा अपने रेवेन्यू में से, क्योंकि ये वो एजेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गया रिकग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अब हमने इसको मेजर कैसे करना है, ठीक है।
तो मैयर हमेशा हम फेयर वैल्यू पे करेंगे, रेवेन्यू शुड बी मैयर एट फेयर वैल्यू, जो भी हमारी फेयर वैल्यू होगी। फेयर वैल्यू को हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन फेयर वैल्यू को एक दफ़ा आपको बता दूं दोबारा कि ये वो अमाउंट होती है जिसमें एसेट को एक्सचेंज किया जा सकता हो मार्केट में, या लायबिलिटी को एक्सचेंज किया जा सकता हो मार्केट में, नॉलेजेबल पार्टीज़ के दरमियान और विलिंग पार्टीज़ के दरमियान, जो कि उसको उस एक्टिविटी में शामिल होना चाहती हूँ, परचेज और सेल वाले में, और ईजिली ये चीज़ हो जाए, एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए, तो वो फेयर वैल्यू होती है, जिस वैल्यू पे वो चीज़ एक्सचेंज हो जाए। अच्छा, नोट दैट कंसिडरेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू पेमेंट इन कैश, ठीक है। डिस्काउंट, अब रेवेन्यू रिकग्नाइज किया आपने, ठीक है, इनको अकाउंट्स में, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट, वॉल्यूम रिबेट के बाद, तो फिर इनको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। पेमेंट में भी डेफर्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, तो वहाँ पे भी आप बाद दफ़ा ये वही आता है आपका, आप उसको वो दे रहे होते हैं, टाइम पीरियड दे रहे होते हैं, थोड़ी रिलैक्सेशन दे रहे होते हैं, तो उसको फिर देखा जाता है, फिर उसके हिसाब से उस अमाउंट को डिस्काउंट वैल्यू करके मैयर करना होती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आज इंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 साल का उसको टाइम पीरियड दे दिया, तो 2 साल बाद तो वैल्यू की मनी ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फार्मूला अप्लाई होता है, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू उसको लेके आना होगा, उसको आगे देख लेंगे। इसी तरह जो स्टैप ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप एक चीज़ देते हैं और उसके बदले में दूसरी चीज़ ले लेते हैं, तो उसमें बेसिकली आपकी मनी यूज़ नहीं होती, तो इसको हम रेवेन्यू कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि एग्जांपल की मदद से, कि एंटिटी ने सेल किया गुड्स कस्टमर को 1 लाख में, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया उसने 10,000 का, और वॉल्यूम की वजह से उसने फर्दर डिस्काउंट दिया 5,000 का, तो वो पेमेंट विल बी मेड इन कैश, ठीक है। क्रेडिट टर्म ऑफ 30 डेज, 30 टर्म्स का उसने डेज यूज़ कर दिया। कहता है हाउ मच रेवेन्यू विल बी रिकनाइज, आज की डेट में आपने क्या वैल्यू रिकनाइज करनी है। देखिए 1 लाख में से तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10,000, वो तो सीधा सीधा आउट हो गया, पीछे रह गया 90,000। 90,000 में आपने वॉल्यूम की वजह से उसको फर्दर 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब वो 5,000 डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया आपके लिए वो 85,000 का होगा, तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। इसी तरह एक और देखें क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 5.12 डिस्काउंट एंड डेफर्स, इसमें डिस्काउंट भी है और डेफरल भी, पेमेंट्स भी है। एंटिटी ने गुड्स सोल्ड की कस्टमर को 1 लाख की, लेस ट्रेड डिस्काउंट दिया 5 लाख का ऑन 1 ईयर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट चार्ज वो नहीं करेगा। एज्यूमिंग दैट मार्केट डिस्काउंट रेट इज 10%, हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकनाइज इमीडिएटली, कि 1 साल के बाद आपको पेमेंट होनी है। देखें 1 लाख पे 5% वो आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया, सीधा सीधा वो तो माइनस हो गया, पीछे आपकी अमाउंट बच गई 1 लाख माइनस 5,000 इज 95,000। क्वेश्चन इज 1 ईयर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, क्रेडिट तो दिया, इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये जो डिस्काउंट रेट है ये हम यहाँ पे क्यों हमें दे रहा है क्वेश्चन में, और इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने इस क्वेश्चन को मैयर करते वक्त, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये नोट कर लें कि जो बेसिकली आपका अमाउंट आपने जो इंटर करनी है रेवेन्यू के तौर पे, वो आज की डेट में करनी है, ठीक है। तो आज की डेट में अमाउंट क्या इंटर करेंगे, दिस इज़ अ क्वेश्चंस। तो आपको अमाउंट मिलनी है आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद क्या आपकी वैल्यू ऑफ मनी सेम रहेगी? नो, वैल्यू ऑफ मनी आपको पता है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, तो आपने इस पे 1 साल के अंदर जो आपकी टाइम वैल्यू पे डिक्रीज आएगा वो फाइंड करना है। तो वो क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि 10% डिस्काउंट रेट है, कि आपकी वैल्यू 10% तक वो हो जाती है, डिस्काउंट रेट अप्लाई होता है। तो आपने अपने 95,000 रुपये की जो रिमेनिंग फिगर थी आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5,000, उस पर आपने 10% डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना है। तो 95,000 मल्टीप्लाई बाय, फार्मूला इसका होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डिस्काउंट का रेट 10%, तो 10% होता है 0.1, तो 1 प्लस 0.1, और इसके ऊपर होल ब्रैकेट होती है नंबर ऑफ़ ईयर्स की यहाँ पे पूरे पे, लेकिन चूँकि ये नंबर ऑफ़ ईयर इसमें 1 है तो वो 1, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शो नहीं किया। तो आपने डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे तो ये 86,364 आप अपना रेवेन्यू जनरेट इंटर करेंगे, मैयर करेंगे आज की डेट में, जो आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जिसको इंटर करना है। तो 10% डिस्काउंट रेट के हिसाब से आपने इंटर करनी। फॉर एग्जांपल ये जो क्रेडिट टर्म्स होती है 2 ईयर्स के लिए होती है, तो आपने इसको होल को ऊपर ब्रैकेट करके होल ऊपर पावर रखनी थी 2, और 2 के हिसाब से इसको डिस्काउंट करना था, तो ये फर्दर कम हो जाती है इसमें, ठीक है। तो अभी आपने 1 ईयर के हिसाब से किया तो ये आपका 86,364 हो गया। सेल ऑफ गुड, ये तो था हमारा, हमने इसको देखा मेजर कैसे करना है। अब हम देखते हैं सेल ऑफ गुड में वो कहता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं
हम सेल ऑफ गुड को तब कंसीडर करेंगे जब ये कंडीशंस फुलफिल्ड होंगी। टू जनरल कंडीशंस बताता है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या सर्विस पोटेंशियल इनफ्लो होगा, और दूसरा होगा कि रेवेन्यू को आप अमाउंट में मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा 3 फर्दर कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल्ड होनी चाहिए। नंबर 3, द सेलर मस्ट ट्रांसफर टू द बायर ऑल ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ऑनरशिप। जब आप एसेट को सोल्ड कर दें, उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क और रिवॉर्ड हैं वो सारे शिफ्ट हो जाए नए ओनर को। तो लाजिम बात है, जैसे आप कार सेल करते हैं तो जब कैश की पेमेंट आपके पास आ जाती है, मायदा हो जाता है, तो सारे नेक्स्ट डे उस कार की प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है या डिक्रीज़ कर जाती है। उससे अब आपका लेना देना नहीं है, वो उसका काम है नेक्स्ट ओनर का, न्यू ओनर्स का। तो सेलर मस्ट ट्रांसफर द बायर ऑल द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड जो भी हो। नंबर 4 जो कि यहाँ पे गलती से 3 लिखा गया दोबारा, द सेलर नो लॉन्गर हैज़ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स और इफेक्टिव कंट्रोल्स ऑफ द गुड्स। लाजमी बात है, जब आपने सेल कर दिया तो आपकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही आपका किसी किस्म का उस पर कंट्रोल हो। अगर अभी भी आपका मैनेजमेंट इन्वॉल्व है और कंट्रोल है तो इसका मतलब आपकी सेल ऑफ गुड नहीं हुआ, तो इससे जो भी रेवेन्यू होगा उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इप्सास 9 में नहीं है कवर करेंगे, क्योंकि इसमें अभी तक मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी और इफेक्टिव कुछ ना कुछ कंट्रोल है। लिहाजा सेल ऑफ गुड के लिए ये पॉइंट होना लाजमी है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाए और आपका इफेक्टिव कंट्रोल खत्म हो जाए। नंबर 5 पॉइंट जो कि गलती से 4 लिखा गया है, द कॉस्ट इनकर इन रिलेशन टू द ट्रांजेक्शंस कैन बी रिलायबली मेजर। उस ट्रांजेक्शंस करते हुए कि जो भी आपकी कॉस्ट हो रही है उसको आप मेजर कर सकते हैं रिलायबली। तो ये 5 कंडीशंस ऐसी हैं जिसको फुलफिल्ड होना लाजमी है। ऑल 5 ऑफ दीज कंडीशन मस्ट बी मेट बिफोर रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज। तो रेवेन्यू को तो आप तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जबकि 5 की 5 कंडीशन फुलफिल्ड होंगी। ट्रांसफ़र ऑफ सिग्निफिकेंट, अच्छा वो कहता है कि इन अदर केसेस द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ में पास एट डिफरेंट टाइम टू द ट्रांसफ़र ऑफ लीगल टाइटल। बाज़ दफ़ा वो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को है ना वो डिफरेंट टाइम पे जाके ना वो शिफ्ट करते हैं। तो उस सूरत में वो कहता है फॉर एग्जांपल वो इस तरह है कि आप चीज़ को सेल करते हैं और साथ ही उस पर होता है ऑप्शंस होता है कि आप इस चीज़ को 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर इसको आप क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं अगर इसमें कोई डिफेक्टिव आया। तो बेसिकली उस टाइम पे वो क्या हो रहा होता है, रिस्क और रिवॉर्ड 100% शिफ्ट नहीं हो रहा होता। तो वो जितना उसमें से जितना परसेंटेज शिफ्ट नहीं हो रहा होता उसको हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि बायर के पास राइट है कि वो उसको वापस कर सकता है। और वो फिर फाइंड कैसे करते हैं कि फ्यूचर में ये वापस करेगा कि नहीं, तो वो पास्ट प्रैक्टिसेस की मदद से करते हैं। इसके लिए एग्जांपल देख लें तो आपको ये क्वेश्चन इसका समझ आ जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी ने सेल्स किए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी को फॉर 20,000 में ऑन 1 मार्च 2010। इसमें 2 ईयर की वारंटी भी शामिल थी। अब देखें 2 ईयर की वारंटी का मतलब कि 2 साल के अंदर अंदर आप इस चीज़ को वापस कर सकते हैं। इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड फुल ट्रांसफ़र नहीं हुआ। डेफर्ड पेमेंट ऑप्शन भी इसमें मौजूद है जो कि 12 महीने का टाइम दिया गया है, और यूनिवर्सिटी का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को होता है। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि आपने इसको कौन कौन से स्टेप के थ्रू आपने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हैंडल करना है, मैनेज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो 20,000 के हमने कंप्यूटर सेल्स किए इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। बिटवीन कैश सेल प्राइस में जो कि उसकी अपनी प्राइस होगी और इसमें कोई वारंटी शामिल नहीं होगी, एंड द इफेक्टिव इंटरेस्ट बाय डिस्काउंटिंग द सेल प्राइस टू इस प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा, चूँकि हमें ये पेमेंट मिलनी कब है, 12 महीने के बाद, ठीक है। तो 12 महीने के बाद जो पेमेंट मिलनी है तो उसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट का फैक्टर अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अमाउंट को 100% हम इंटर नहीं करेंगे बल्कि डिस्काउंट के फैक्टर अप्लाई करके करेंगे। फिर जो आपकी कैश सेल प्राइस होगी उसको आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे, 1 मार्च को, ठीक हो गया। और जो 10 महीने का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपने 1 मार्च को परचेज़ किया था तो आगे आपने 31 दिसंबर तक जाना है तो 10 मंथ होंगे, ठीक है। 10 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा उसको भी आप इसी साल रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और जो 2 मंथ का होगा क्योंकि आपने 12 महीने का टाइम दिया तो फर्दर 2 मंथ रह गए, उसको आप नेक्स्ट में करेंगे। और इसी तरह जो इंस्टॉलेशन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट विल बी रिकॉग्नाइज इन द सेम पीरियड। वो उसी साल आप जो भी 20,000 के अंदर आपकी प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, चूँकि वो उसी साल आप उसको इंस्टॉल भी करेंगे तो वो उसी के अंदर शामिल कर लेंगे। द क्वेश्चन रिमेन्स
व्हाट अबाउट वारंटी, ठीक है। तो वारंटी को आप क्या कैसे करेंगे, वारंटी जब तक पूरी नहीं होगी वारंटी का पीरियड, तो वो जो वारंटी वाली पोर्शन है उसको आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। द क्वेश्चन इज वो पोर्शन कितना है। तो वो पोर्शन जो है वो बेसिकली आप पास प्रैक्टिस से देखते हैं कि पास में फॉर एग्जांपल हम जब भी 10 पीसेस ऑफ कंप्यूटर सेल करते थे तो उसमें से कितने वापस आ जाते थे कोई डिफेक्टेड होके। तो फॉर एग्जांपल 1 पीस वापस आता था तो 10 में से 1 पीस का वापस आना मतलब 10%। तो आप 10% के हिसाब से फिर उसका वारंटी का पीरियड रखते हैं, और जब वो वारंटी का पीरियड पूरा हो जाए तो उस 1% को तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। ये तो था इसकी वो है एक थ्योरेटिकल एग्जांपल थी। इसको हम फर्दर आगे जाके प्रैक्टिकल एग्जांपल विद हेल्प ऑफ फिगर्स फाइंड करेंगे। इसको देख लें, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। रेंडरिंग ऑफ सर्विस की भी जनरल कंडीशंस टू वही हैं कि ये रेंडरिंग ऑफ सर्विस कब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या सर्विस पोटेंशियल आपके पास आ रहा हो और अमाउंट को आप मेजर रिलायबली कर सकते हो। एडिशनल कंडीशंस भी इसमें 2 फर्दर थी, जिसमें से पहली कंडीशन ये है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन एट द रिपोर्टिंग डेट कैन बी मेजर रिलायबली, क्योंकि सर्विस जो है वो डिफरेंट पीरियड्स के लिए होती हैं, 2 ईयर्स, 3 ईयर, 4 ईयर्स। तो फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल ईयर को आप क्लोज कर रहे हैं तो उस साल वो जो सर्विस है उसका कितना % कंप्लीट हो गया है, द स्टेज ऑफ कंप्लीशंस। तो उसके हिसाब से उसके अगेंस्ट जितना आपका रेवेन्यू है उसको आप इंटर कर लेंगे उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बाकी को नहीं आप टच नहीं करेंगे फिलहाल। और जो कॉस्ट इनकर हो रही है, जो कॉस्ट टू कंप्लीट हो रही है, वो भी आपको मेजर मालूम होनी चाहिए। देखें, आपने 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है सर्विस परफॉर्मेंस के हवाले से, आपने पहले साल की जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर रहे हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग तक आपकी कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो आप मेजर कर सकते हो। साथ ही नेक्स्ट 2 ईयर के लिए जो आपकी टोटल कॉस्ट लगनी है, ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए जो टोटल कॉस्ट लगनी है उसको भी आप मेजर कर सकते हो। तो इनकी रेशो करके फिर आप इस साल के हिसाब से अपना रेवेन्यू भी रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि ये तो कॉस्ट है, कॉस्ट के अगेंस्ट आपका रेवेन्यू लाजिम बात है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट तभी करते हैं जब आपका रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उससे प्रॉफिट में हो, तो कॉस्ट लगी उसके अगेंस्ट आपका रेवेन्यू लाजिम बात है थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इन दोनों की जब आपको परसेंटेज मालूम होगी, आप इसमें रेशो मालूम होगी, तो उसकी वजह से फिर आप अपना उसकी हेल्प से अपना रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर सकते हैं। आप ये देखें, जब ये 4 कंडीशन, 2 तो वही और 2 फॉर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन और कॉस्ट इनकर और कॉस्ट टू कंप्लीट आपको मालूम होनी चाहिए। ये जब चारों कंडीशंस पूरी होंगी तो आप रेवेन्यू कैन भी रिकग्नाइज करेंगे फ्रॉम सर्विस के हिसाब से। रेवेन्यू इज रिकग्नाइज बाय रेफरेंस टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशंस। अब जो स्टेज ऑफ कंप्लीशंस है इसमें बेसिकली रेवेन्यू को रिकग्नाइज जो करते हैं वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के थ्रू करते हैं, जो कि 3 तरीके बताए हैं एब्सास 9 ने। सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, जिसमें आपका इंजीनियर जाके उसको परफॉर्म को सर्वे करता है और एक बताता है कि कितना % कंप्लीट हो गया। इसके आप फिर दूसरा पॉइंट है असेसिंग द सर्विस परफॉर्म टू डेट अगेंस्ट द टोटल सर्विस टू परफॉर्म अंडर द कंट्रैक्ट, ठीक है। वो असेस करता है कि सर्विस कितनी परफॉर्म हो गई है आज की डेट तक टोटल सर्विस के अगेंस्ट, तो वो एक % निकालते हैं। और इसी तरह असेसिंग द कॉस्ट, आज की डेट तक कितनी आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो गई है, टोटल कॉस्ट जो कि आपने टोटल कॉस्ट के। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, 3 तरीके यहाँ से आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से इसको देखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन द आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द रेंडरिंग ऑफ सर्विस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। आप ट्रांजेक्शन्स जो है रेंडरिंग ऑफ सर्विस की जो है आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शन उसको मेजर ना कर सकते हो रिलायबली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि हमने जितना कर लिया इसके अगेंस्ट रेवेन्यू कितना है, तो रेवेन्यू को आप शुड ओनली बी रिकग्नाइज टू द एक्सटेंट आपकी जितनी कॉस्ट लगी है सिर्फ उसको आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। ये इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल आपने कॉस्ट इनकर तो आपको पता है, लेकिन कॉस्ट टू कंप्लीशन आपको नहीं पता कि फर्दर कितनी कॉस्ट लगनी है, ठीक है। और 100% आप उसके वाले से या एक मतलब एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो अब आपने रेवेन्यू पे नहीं करना, बल्कि रेवेन्यू सिर्फ उसको कंसिडर करना है जो कि आपकी कॉस्ट लगी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें जो कि आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के हवाले से बताएगी कि एक एंटिटी ने इंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में 2,10,000 का फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, 2019 एट द एंड ऑफ 2019 फर्स्ट काउंटिंग पीरियड जब क्लोज हो रहा है तो 1/3 कंप्लीट हो गया है। एसेस किया तो पता चला 1/3 कंप्लीट हो गया है, और जो कॉस्ट लगी है आज तक वो 45,000 की है और फर्दर 90,000 लगनी है। अब देखें, इसमें आपको आज की कॉस्ट का भी पता है, आज की डेट तक की कॉस्ट, और फर्दर का भी पता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 1/3, ठीक है। 90 + 45 करें तो ये बनता है 135। तो 45 जो है उसका 1/3 है। टोटल प्राइस आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का, 210। तो 210 का आप प्रॉफिटेबल जा रहे हैं कि नॉट प्रॉफिटेबल, तो ये कंसीडर आप ये
क्लियर है कि आप प्रॉफिटेबल जा रहे हैं। अब आपने पहले साल के अंदर अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज कितना करना है, तो चूंकि आपने 1/3 कंप्लीट कर लिया है और आपको कॉस्ट टू कंप्लीट भी पता है, तो आपने टोटल रेवेन्यू का 1/3 जो है वो अपना रेवेन्यू कंसीडर कर लेना है। टोटल रेवेन्यू आपके कितना है 210, तो 210 डिवाइडेड बाई 3 70,000, तो 70,000 बेसिकली आपका रेवेन्यू होगा। कॉस्ट आपकी 45 होगी जो कि लगी हुई है। तो इस साल पहले साल के अंदर अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट को देखें तो आप 70 माइनस 45,000, तो ये आपका बनता है अराउंड 25,000 जो है वो आप प्रॉफिट में है पहले साल के अंदर। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपकी जो कॉस्ट लगी और प्लस आपको कॉस्ट कंप्लीशन का भी पता है कि फर्दर कितनी लगनी है, तो आपने रेवेन्यू परसेंटेज के हिसाब से टोटल कंट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से निकाल लेनी। जैसे ऊपर हमने 2,10,000 का 3 डिवाइडेड बाई 3 करके निकाल ली थी, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट लगी थी वो टोटल का 1/3 थी। इन केस आपको कॉस्ट टू कंप्लीशन का ना पता हो, सिर्फ जो आपकी कॉस्ट लगी है वो पता हो, और लेकिन ये है कि जो आपने कॉस्ट लगाई है वो रिकवरेबल हो, तो आपका रेवेन्यू वही रिकवरेबल कॉस्ट होगा। इन केस इस एग्जांपल में 45,000 अगर है तो हमारा रेवेन्यू भी फिर 45 होगा, इन केस अगर यही कॉस्ट हमारी रिकवरेबल हो और हमें फ्यूचर का ना पता हो कि कितनी कॉस्ट लगनी है। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि हमें फर्दर कॉस्ट का भी ना पता हो कितनी कंप्लीट होनी है, और हमें ये जो 45,000 हमने कॉस्ट लगाई है आज की इस फाइनेंशियल ईयर में, इसके रिकवरेबल होने के बारे में भी हमको क्लियर ना हो कि ये रिकवरेबल हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, तो उस सूरत में हमारा रेवेन्यू कुछ भी नहीं होगा, रेवेन्यू हमारा नील होगा, इसमें कंसीडर करेंगे। इसी का तीसरा पॉइंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स का, पहला हमने सेल ऑफ गुड, दूसरा देखा रॉयल्टीज़, तीसरा इंटरेस्ट दूसरा हमने रेंडिंग ऑफ सर्विस देखा, और तीसरा इंटरेस्ट रॉयल्टीज़ और डिविडेंड्स। तो इन तीनों के वाले से आप देख लें कि ये पहली दो कंडीशंस इसमें वही होंगी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके पास आ रहा हो या सर्विस पोटेंशियल्स, और अमाउंट को आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं। रेवेन्यू को हम रिकग्नाइज कब करेंगे? उसके जब भी वो रेवेन्यू हमारा ड्यू होगा, ठीक है, टाइम और पोर्शन बेसिस पे। फॉर एग्जांपल वो 5 ईयर के लिए है, तो जब 1 ईयर का पोर्शन हमारा ड्यू हो जाएगा तो उसको हम उस साल रिकग्नाइज करेंगे। इसी तरह रॉयल्टीज़ में जब हम अर्न कर लेंगे, ठीक है, रेलिवेंट एग्रीमेंट के मुताबिक जब वो हम अर्न करेंगे, हमारा राइट इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो हम उसको रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। इसी तरह डिविडेंड भी जब हम शेयर होल्डर का राइट हो जाएगा कि वो रिसीव कर सकता है, जैसे गवर्नमेंट के कुछ शेयर्स हों फॉर एग्जांपल किसी ऐसी कंपनी में ये जो कि ट्रेड हो रही है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, वो जब डिविडेंड अपना अनाउंस करते हैं, अनाउंस करने के कुछ अर्से बाद डिविडेंड पे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने अनाउंस कर दिया 31 दिसंबर जो आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, और आपको उन्होंने 25 दिसंबर को अनाउंस कर दिया, तो अब वो आपको 31 दिसंबर को बेशक रिसीव ना हो, लेकिन वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो कंसिडर होगा। अच्छा, बाज़ कंडीशंस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स भी होते हैं, जिसमें आप एक एसेट के अगेंस्ट दे रहे होते हैं और दूसरा एसेट्स ले रहे होते हैं, तो उसमें आपका रेवेन्यू क्या होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सिमिलर गुड और सर्विसेज, अगर तो आपकी गुड्स जो हैं वो सिमिलर नेचर्स की हैं, ठीक है, सिमिलर गुड और सर्विस हैज़ पेमेंट, दिस इज एक्चुअली स्वैप ट्रांजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारा नो रेवेन्यू जनरेटेड, कोई रेवेन्यू नहीं होगा, ना ही हमारी कोई एडिशनल कॉस्ट इसमें होगी। अब इसने जो एग्जांपल दी है इप्सास ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ने जो आपको एग्जांपल दी है, वो कोई पब्लिक सेक्टर्स की प्रॉपर एग्जांपल तो नहीं दी, लेकिन आपको आपकी नॉर्मल जो लाइफ है, घरेलू लाइफ, वहाँ से एग्जांपल दी है कि आपके घर में दूध वाला आता है और आप उसको दूध लेने के बदले उसको आप पैसे नहीं देते, बल्कि उसको आप घर की जो चीज़ें होती हैं फालतू वो उसको दे देते हैं, और इसमें कैश आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। तो वो कहते हैं कि ये सिमिलर, क्योंकि मिल्क और आपके जो घर की चीज़ें होती हैं वो एक ही घरेलू यूज़ की होती हैं, तो सिमिलर गुड्स और टाइप्स होती हैं, तो ये आपकी स्वैप ट्रांजेक्शन होगी, इसमें आपका रेवेन्यू जनरेट कोई नहीं होगा। दूसरा होता है डिसिमिलर गुड्स और सर्विसेज, तो उसमें आपका रेवेन्यू जनरेट होता है और एडिशनल कॉस्ट भी लगती है, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं रिलायबली फेयर वैल्यू की बेस पे। अब इसकी इन्होंने एग्जांपल तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने आपको कोई नहीं दी हुई, इप्सास सिफा ने, लेकिन इसकी एग्जांपल आप इस तरह कंसिडर करें कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो आप मलेशिया को, फॉर एग्जांपल मलेशिया को आप देते हैं, फॉर एग्जांपल
पाकिस्तान की बनी हुई कोई मशीनरी दे देते हैं, आप उनको मशीनरी देते हैं और उसके बदले में आप मलेशिया से कॉस्ट नहीं लेते, बल्कि उनको कहते हैं कि आप हमें पॉल्म ऑयल दे दें, जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं अमूमन वहाँ से। तो आप जो ऑयल ले रहे हैं और यहाँ से आप उनको क्या दे रहे हैं, आप उनको कोई मशीन दे रहे हैं। तो बहुत जो गुड्स हैं ये डिसिमिलर गुड्स होगी, ठीक हो गया। तो इसमें आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और दोनों को आप अलग अलग जगह पे हैंडल करेंगे। बेसिकली जो पॉल्म ऑयल होगा वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम या मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो भी उससे रिलेटेड होगा, जो मशीन दे रहे हैं वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री या उससे रिलेटेड होगा। तो वहाँ पे फिर आपने इनको एक रेवेन्यू जहाँ पे भी जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से इंटर करना होगा। यहाँ पे इसकी इसने प्रॉपर एग्जांपल भी नहीं दी हुई और मेजरमेंट भी नहीं की हुई। इसको हम आगे जाके फर्दर डिटेल में देखेंगे जहाँ पे इफ्सास इसको डिस्कस करेगा। एप्लीकेशंस ऑफ इफ्सास 9, हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स। कंसाइनमेंट सेल जो होती है, जिसमें हमने पहले भी जिक्र किया कि जो एज एजेंट के तौर पे होती है, उसमें आपका वो बेसिकली रेवेन्यू नहीं होता, वो उसका एक फ़ीस आपने वसूल करनी होती है, वही आपका रेवेन्यू होता है। ये देखें, ये एग्जांपल दे रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल आप कार की इंडस्ट्रीज़ हैं और आप कार्स जो है वो बना के मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं। आपकी इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ है, आपने यहाँ से 50 पीसेस ऑफ अपनी जो कंपनी की कार्स हैं वो आपने कराची में सेल करने के लिए अपने एजेंट को दी। तो आपका जो कराची में एजेंट है वो आपका कार अपने पास रखेगा, लेकिन चूँकि कार आपके पास से चली गई, लेकिन कार फ़िलहाल आपके एजेंट्स में है, एजेंट के पास है। अभी रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड तब ट्रांसफ़र होगा जब आपका एंड यूज़र जब उसको कार को परचेज़ करेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल ने जब इसको दी, ये आगे से जब सेल करेगा, फॉर एग्जांपल 50 में से इसने 10 पीसेस सेल किए, ये उस 10 पीसेस के अगेंस्ट रेवेन्यू जो होगा, कैश जो आएगा इसके पास, वो वापस सेल भेजेगा ओरिजिनल सेलर को, बीच में से अपना कमीशन काट के, ठीक है। तो वो जो पेमेंट जाएगी एंड यूज़र से एजेंट को, और उसमें से कमीशन निकाल के जो जाएगी ओरिजिनल सेलर को। तो ओरिजिनल सेलर के लिए ये रेवेन्यू होगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ एजेंट फीस, जबकि एजेंट के लिए रेवेन्यू क्या होगा, जो कि उसका कमीशन होगा बीच में। तो अब कंसाइनमेंट सेल में जब आपका एजेंट फर्दर सेल कर दे उसको एंड यूज़र को, तो तब आपकी सेल कंसीडर होती है और रेवेन्यू आपका सिर्फ वो कंसीडर होगा जो कि डिडक्शन आफ्टर द डिडक्शंस ऑफ कमीशंस का जो उसमें से फीस होती है। सब्सक्रिप्शंस टू पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट जो है वो सीरीज ऑफ पब्लिकेशंस सब्सक्राइब टू एंड ईच पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सिमिलर वैल्यू। तो पब्लिकेशन की सूरत में जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर द पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शंस उसको मेजर करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू इज रिकगनाइज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल पब्लिकेशन। जो उसकी आपको अमाउंट आएगी वो आपकी पब्लिकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी, तो वो आपका रेवेन्यू रिकगनाइज होगा। इसी तरह सर्विसेज फीस इंक्लूडिंग इन द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट। बाज़ दफ़ा आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन साथ ही उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आफ्टर सेल सर्विसेज की जो फ़ीस होती है वो आपने उनसे वसूल कर ली होती है उसकी कॉस्ट के अंदर। अब आपने जो कॉस्ट के अंदर उसकी फ़ीस वसूल की है उसको आप फ़िलहाल रेवेन्यू रिकगनाइज नहीं करेंगे, बल्कि उसको फ़िलहाल साइड पे रखेंगे और सिर्फ उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसको अपना रेवेन्यू रिकगनाइज करेंगे। और जो सर्विसेज चार्जेस है, फॉर एग्जांपल आपने आफ्टर सेल 2 ईयर की इनको सर्विसेज प्रोवाइड करने का उनको ऑप्शन दिया हुआ है कि हम आपको 2 ईयर की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आप फॉर एग्जांपल 20,000 आपकी कॉस्ट के अंदर जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज के हवाले से हैं, तो उस 20 में से जब पहला साल गुजरेगा तो उसमें से जो पोर्शन होगा पहले साल से रिलेटेड उसको आप रिकगनाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इजी करने के लिए उसको 10 कर लें, तो पहले साल आपको 10,000 उसको फर्दर रिकगनाइज करेंगे और दूसरा साल जब गुजरेगा तो फर्दर 10,000 को अपना रेवेन्यू रिकगनाइज करेंगे। तो आफ्टर सेल सर्विसेज की सूरत में पूरी कॉस्ट को हम रेवेन्यू रिकगनाइज नहीं करते, बल्कि जब वो सर्विसेज की टाइम पीरियड पूरा हो जाता है आफ्टर सेल सर्विसेज, तो उस पोर्शन को हम तब अपना रेवेन्यू रिकगनाइज करते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दी,
1 जनवरी 2010 को पोस्ट एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने एक साइन किया 4 ईयर का फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कि वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 550,000। और दिसंबर 2010 में क्या होता है, जब साल गुजरता है, कॉन्ट्रैक्ट 30% कम्प्लीट हो गया है और कॉस्ट टू कम्प्लीट कितनी है, कैन नॉट। अब कॉस्ट टू कम्प्लीट को हम मेजर रिलायबली नहीं कर सकते और कॉस्ट इनकर जो हो चुकी है आपकी 152,000 हो चुकी है। तो ये रेंडरिंग ऑफ सर्विस से रिलेटेड न्यूमेरिकल है जो हम पहले पढ़ चुके थे। तो चूँकि हम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली फर्दर, तो हम सिर्फ उतना ही रेवेन्यू रिकगनाइज करेंगे जितनी वो कॉस्ट लगी, जो कि 152,000 है, उसको रेवेन्यू रिकगनाइज करेंगे। सर्विसेज फी जो भी हम ऊपर पढ़ रहे थे उसका ये न्यूमेरिकल है कि आपने 1 जुलाई 2010 को पोर्टलैंड रीजनल IT प्रोवाइडर्स ने क्लाइंट को कंप्यूटर सिस्टम सेल्स किए और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इसकी है और साथ ही आफ्टर सेल्स सपोर्ट्स भी इसमें शामिल है 12 मंथ की। ओवरऑल इसकी जो है प्राइस वो दोनों को मिला के 8 लाख की बनती है। पोर्टलैंड एस्टिमेट करता है कि जो आफ्टर सेल की जो सर्विसेज की जो कॉस्ट आएगी वो 120 के करीब होगी एंड इट्स नॉर्मली मार्क अप सच कॉस्ट बाय 50% व्हेन टेंडरिंग फॉर सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, और ये 50% इस पर मार्कअप भी मौजूद है। अच्छा, अब वो रेवेन्यू कितना रिकगनाइज करेगा, कब करना है, उसने 31 दिसंबर 2010 के एंड पे, ठीक है। तो अब आप ये नोट करें कि आपने जो सेल किया वो 1 जुलाई को किया था और आफ्टर 6 मंथ आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, वो आपने 6 मंथ से रिलेटेड जितनी भी हैं वो ट्रांजैक्शंस इंटर करनी है, जबकि आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड आप 12 मंथ तक करेंगे। 6 महीने जो हैं वो आपको नेक्स्ट ईयर में आफ्टर सेल सर्विसेज रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले आप 8 लाख को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में, एक सेल प्राइस और एक सर्विसेज प्राइस के हिसाब से। तो उसने ऊपर बताया था कि इसकी सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज चार्जेस 120,000 होंगे, तो रिमेनिंग सेल प्राइस बच जाएगी इसकी, उसमें बल्कि 50% मार्कअप भी था, तो 120,000 प्लस 50% मार्कअप, तो ये करके 180 हो जाएगा। तो 180 माइनस 8 लाख जो है ये आपका 620,000 जो है आपका वो क्या बचेगा, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी। जब 31 दिसंबर आएगा तो सेल रेवेन्यू आप 620 को सेल रेवेन्यू रिकगनाइज कर देंगे, जबकि सर्विसेज प्राइस को आप सिर्फ 180 का डिवाइडेड बाई 2 करें तो 90,000 जो है वो आपका इस साल रेवेन्यू रिकगनाइज करना है और 90,000 को आपने नेक्स्ट ईयर के जब 6 महीने गुजर जाएंगे, मतलब 30 जून को तब आपने इसको रेवेन्यू रिकगनाइज करना है। हाउसिंग का रेवेन्यू को कब रिकगनाइज किया जाता है, जो ही हाउसिंग की इनकम हमें अर्न होती है, चाहे वो आपको रिसीव हो गई हो या अभी तक रिसीव ना हुई हो, लेकिन वो पीरियड जब पूरा हो जाता है तो हाउस, जैसे हाउस घर का किराया होता है, तो वो आपका रेवेन्यू होता है उस साल। सर्विस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च की जो भी आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी के रिसर्च प्रोजेक्ट एक लेंथी टाइम पीरियड्स के होते हैं, तो इसमें भी आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशन फार्मूले को अप्लाई करना है। ट्यूशन फीस सिमिलर, आपकी ट्यूशन आपने और उसकी जैसे आपका रेवेन्यू रिकगनाइज होगा, रिसीवेबल होगा, आपने रिकगनाइज कर लेना है। सिमिलरली फ्रेंचाइज फीस जो ही आपको उस पर राइट बिल्ड होगा, आपने फ्रेंचाइज दी, एग्रीमेंट हो गया, तो आपका रेवेन्यू रिकगनाइज हो जाएगा और उसकी फिर जो मंथली पेमेंट्स होती हैं या ईयरली पेमेंट होती हैं वो भी जब भी रिसीवेबल हो जाएंगी तो आपका अर्न हो जाएगा, उसको रेवेन्यू रिकगनाइज करेंगे। एजेंसी ट्रांजैक्शन, चूँकि आप एजेंसी एज एजेंट के तौर पे कर रहे होते हैं, तो उसमें आप रेवेन्यू रिकगनाइज नहीं करते, सिर्फ आपका रेवेन्यू वो होता है जो कि आपकी एजेंट का कमीशन होता है, वो आपका रेवेन्यू होगा एजेंसी ट्रांजैक्शन की सूरत में। ये एक न्यूमेरिकल देखें रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का, यूके टूरिज्म्स पब्लिक सेक्टर बॉडीज, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 31 दिसंबर को, 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था। ट्रेनिंग ऑफ ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसीज को ट्रेनिंग देनी थी 1 सितंबर 2011 से लेके 28 फरवरी 2012 तक। अब देखें ये 4 मंथ जो हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होंगे, जबकि 2 मंथ आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होंगे। और सर्विस परफॉर्म की 45,000 की, जिसमें से कंट्रैक्ट की वैल्यू 60,000 था, और जो भी आपने कॉस्ट परफॉर्म की वो सारी की सारी रिकवरेबल है। अब देखें 45 आपने परफॉर्म कर दी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में फर्दर 2 महीने में आपकी कॉस्ट कितनी लगनी है,
तो इसमें आपने जितनी कॉस्ट लगाई है सिर्फ उसी को आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है क्योंकि वो रिकवरेबल है। तो 45,000 आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा। सेकंड में देखें, सोल्ड सम टूरिज्म मर्केंटाइज ऑफ 15,000 टू द ब्रिटिश एयरपोर्ट अथॉरिटी। This authority has the right to return any unsold merchandise before 30 April 2012 for a full refund। देखें, जो आपने 15,000 का सेल किया, ये जिसको सेल किया ब्रिटिश एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ये राइट है कि वो इस चीज़ को वापस कर सकता है। नेक्स्ट ईयर के भी 4 महीने उसके पास मौजूद हैं, 4 मंथ। तो इसका मतलब जब आप 31 दिसंबर को अपनी फाइनेंशियल क्लोजिंग कर रहे हैं तो आपने फुल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं किया, क्योंकि ये वो वापस कर सकते हैं इस चीज़ को, रिटर्नेबल चीज़ है। तो इसका मतलब आपका कोई रेवेन्यू नहीं हुआ। जब वो 4 मंथ गुजर जाएंगे और वो चीज़ वापस नहीं करेंगे तब जाकर आपका रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। थर्ड में देखें, प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट्स टू द स्पोर्ट काउंसिल कॉस्टिंग 4450 रिलेटिंग टू फिक्स प्राइस 20,000। आपकी इतनी कॉस्ट लग गई एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में, जबकि टोटल फिक्स प्राइस 20 है। कंट्रैक्ट जो है वो 1 दिसंबर में शुरुआत स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2012 को क्लोज हो रहा है। 1 महीना जो आपका वो इस साल से रिलेटेड है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ जाती है और जो फीचर की कॉस्ट है आपको मेजर नहीं कर पाएंगे कि कितनी लगी, और जो आपने कॉस्ट लगाई है इनकर वो आपको वो कह रहे हैं कि हम आपको पे कर देंगे। तो अब इसमें आपकी चूँकि फ़ीचर आप कॉस्ट नहीं पता, तो जो आपकी कॉस्ट लगी है अगर वो रिकवरेबल है जो कि इस फॉर्म में है, इसका मतलब सिर्फ आपका रेवेन्यू वही होगा जो कि 4450 होगा। अगर फ़ीचर कॉस्ट को भी आपको पता होती कि कितनी लग जानी थी तो फिर उसके हिसाब से आपने 20,000 का डिवाइडेड बाई 4 करके, चूँकि 4 मंथ का और आपका 1 मंथ कंप्लीट हुआ है तो 4 करके आपने 5,000 को रेवेन्यू जनरेट करना था, रिकग्नाइज करना था। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ीचर कॉस्ट का नहीं पता तो आप सिर्फ 4450 करें। 4 में देखें, सोल्ड सम यूके हेरिटेज पब्लिकेशंस ऑन 1 November 2011 to US tourism for 106,152. Payment is not due until 1 May. US tourism cannot return the book। देखें, वो रिटर्न्स नहीं करेगा बुक, इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड पर ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन आपने इसको 1 नवंबर को बेची है 106 में, आपको पेमेंट कब आनी है 1 मई में, ठीक है। तो इसका मतलब आपने इसको क्या करना है, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करके आज की डेट में जो भी है इसका वो अप्लाई करना है, वो अमाउंट एंटर करनी है। अब इसमें डिस्काउंट फैक्टर कहाँ पे हैं वो देख लेते हैं। ये नीचे दिया हुआ है, फॉर आइटम 4 एज्यूम अ डिस्काउंट रेट ऑफ 1%। तो 1% का आपने डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना है 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये ऊपर हमने अप्लाई किया है 106,152 डिवाइडेड बाई 1.10, इसको 6, क्योंकि ये जो डिस्काउंट फैक्टर है ये भी पर मंथ के हिसाब से है और इसलिए ऊपर हमने ब्रैकेट के ऊपर जो उसको पावर दे रहे हैं वो 6 से कर रहे हैं नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से। अगर ये एक भी चीज़ नंबर ऑफ ईयर में होती तो दूसरी को भी नंबर ऑफ ईयर में कन्वर्ट कर दें। तो आपने आज के डेट में इसका जो रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है वो 1 लाख का करना है। अच्छा, दूसरा फिर जो आप इसमें सहूलत दे रहे हैं इसको लेट पेमेंट की, तो उस पर आपको चार्ज कर रहे हैं जो 12.7% के हिसाब से, और इसमें से सिर्फ 2 मंथ का आप इस साल नवंबर और दिसंबर का उसको इस साल में इंटर करेंगे 2010 से। अब ओवरऑल अगर आप देखें, सेल ऑफ गुड्स से आपको 1 लाख मिल रहा है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से आपको ऊपर 45,000 मिला था और 4450 मिला था, और नीचे ये 2010 के पेमेंट करके टोटल रेवेन्यू आपका 151,460 बन गया। ये आपका रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के हवाले से आपका एक न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? एप्सास 9 आपको कहता है कि आपने डिस्क्लोज करनी है चीज़ों को। तो उसमें जो तरतीब दी हुई है इन्होंने, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आपने बतानी है सबसे पहले कि आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज किस पॉलिसीज़ के तहत कर रहे हैं, उसमें कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया। इसके अलावा आपने स्टेज ऑफ कंप्लीशंस फाइंड करते वक्त क्या क्या चीज़ें अप्लाई की हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हुए। इसके अलावा आपने अमाउंट ऑफ ईच सिग्निफिकेंट कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू रिकग्नाइज वो आपने बतानी है। रेवेन्यू आपको किस किस कैटेगरी से हो रहा है, जैसे हमने ऊपर देखा था सेल ऑफ गुड, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रॉयल्टीज, डिविडेंड, तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। अमाउंट जो आपको
रेवेन्यू से जो आपको अमाउंट आएगा, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज। अगर आप एक्सचेंज ऑफ गुड करते हैं या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज करते हैं तो उससे आपको जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया। जब आप दो चीज़ों को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, हमने देखा था सिमिलर में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं, रेवेन्यू को कंसिडर नहीं करते, जबकि डिसिमिलर है तो उसमें हम रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। वो जो मेथड आपने अप्लाई किया, वो जो फार्मूला आपने अप्लाई किए रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करके, वो आपने उसको नीचे अपने डिस्क्लोजर नोट्स में देना है। तो यहाँ तक था हमारा इप्सास 9 जो कि प्राइवेट सेक्टर्स का बनता है IS 18। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होता क्या है। फिर हमने देखा कि रेवेन्यू फ्रॉम एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के अंदर सेल ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सेल ऑफ गुड, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और उसके अलावा रॉयल्टीज़ और डिविडेंड को देखा। इनको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, इनको मेजर कैसे करना है, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इस फिगर में इंटर करना है और इसके डिस्क्लोजर नोट्स। तो यहाँ पर जाके हमारा इप्सास 9 कवर होता है। कोई भी क्वेश्चंस आपका इसके हवाले से हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में उसको लाजमी आप पूछ सकते हैं, ताकि उसको हवाले से जो भी उसका आपको आंसर, प्रॉपर आंसर दिया जा सके और उसके हवाले से जो भी क्लैरिफिकेशंस है वो आपको दी जा सके। और यहाँ पे हमारा इप्सास 9 कवर होता है, इप्सास 18 कवर, IS 18 कवर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इप्सास जो रेवेन्यू फ्रॉम नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर में मौजूद नहीं है, किसी स्टैंडर्ड्स पे मौजूद, किसी ये वो इप्सास होगा जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर के IS पे बेस नहीं करेगा, बल्कि एक न्यू स्टैंडर्ड बिल्कुल पब्लिक सेक्टर्स के लिए बनाया गया है, तो उसको हम देखेंगे। थैंक यू।